हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है। तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो देखने में तो सिर्फ कागज की लकीरें लगती हैं, लेकिन असल में वो बहुत कुछ बदल देती हैं। आज का विषय है विश्व की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं। बिल्कुल। और आज की ये पूरी क्लास एसएस मंत्रा के 100% एग्जाम ओरिएंटेड मास्टर गाइड पर आधारित है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है। हाँ, जिसे शिवांश मिश्रा सर ने तैयार किया है। और हमारा मिशन आज बस ये समझना है कि नक्शे पर दिखने वाली ये लकीरें कोई साधारण भौगोलिक विभाजन नहीं है। सही कहा। ये कूटनीति और युद्धों का एक जीवित इतिहास है। एग्जैक्टली। सोचिए, कोई इंसान रात को अपने ही घर में सोता है, उसी जमीन पर जहां उसके पुरखे सदियों से रहते आए हैं। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अचानक किसी और देश का नागरिक बन चुका होता है। जमीन वही है, सब वही है, लेकिन नक्शे पर किसी ने बस एक लकीर खींच दी है। ये बहुत ही डरावनी हकीकत है। अक्सर जब हम सीमाओं की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ इस पर जाता है कि कौन सी रेखा किन दो देशों को बांट रही है। हाँ, बस रट्टा मार लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन शिवांश मिश्रा सर की इस मास्टर गाइड की खूबी यही है कि ये इसके पीछे के इतिहास को सामने रखती है। जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर रेखाएं उन लोगों ने खींची थीं जिनका उस जमीन की असलियत से कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब कोई वास्ता ही नहीं था उनका। हाँ, एक साधारण सी कलम से खींची गई स्याही की लकीर असल जिंदगी में कंक्रीट की दीवारों और पीढ़ियों तक चलने वाले संघर्षों में बदल जाती है। और भारत के संदर्भ से ही इस बात को समझना सबसे आसान है। कागज की लकीरों से लेकर जमीनी हकीकत तक का सफर हमें यहीं साफ नजर आता है। एकदम सही कह रही हैं। जैसे कि गाइड में शिवांश मिश्रा सर ने सबसे पहले रैडक्लिफ रेखा का जिक्र किया है, जो 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। इसके साथ ही 1914 के शिमला समझौते वाली मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन के बीच है। राइट। रेडक्लिफ रेखा की कहानी तो खैर अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। बहुत बड़ी त्रासदी। सिरिल रेडक्लिफ नाम का एक ब्रिटिश वकील था जो इससे पहले कभी भारत आया नहीं था। सोचिए जरा, उसे आजादी से ठीक पहले सीमा तय करने के लिए महज कुछ हफ्तों का समय दिया गया। एक ऐसे कमरे में बैठकर जहां बस पुराने नक्शे थे, उस इंसान ने वो रेखा खींच दी जिसने रातों रात लाखों लोगों को बेघर कर दिया। क्योंकि रेडक्लिफ के पास ना तो कोई भौगोलिक समझ थी और ना ही सांस्कृतिक जानकारी। कई जगहों पर तो हालत ये थी कि वो रेखा सचमुच लोगों के घरों के बीच से गुजर गई। अरे बाप रे। हाँ, रसोई एक देश में आ गई और आंगन दूसरे देश में। ये तो पागलपन है। ये कूटनीतिक जल्दबाजी का सबसे खौफनाक उदाहरण है। लेकिन इसके साथ ही, जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने गाइड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना की है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी तुलना? एक तरफ जहां रेडक्लिफ और मैकमोहन जैसी ऑफिशियल बाउंड्रीज हैं, वहीं दूसरी तरफ सैन्य नियंत्रण रेखाएं हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच LOC और भारत चीन के बीच LAC। अच्छा, तो यहाँ मेरा एक सवाल है। कागज पर खींची गई सीमाओं और इन सैन्य नियंत्रण रेखाओं में जमीनी स्तर पर बुनियादी फर्क होता क्या है? आखिरकार दोनों ही दो देशों को अलग कर रही है ना, तो फिर इन्हें अलग अलग चश्मे से क्यों देखा जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और यही भू राजनीति को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। देखिए, रेडक्लिफ या मैकमोहन जैसी रेखाएं कूटनीतिक समझौतों का नतीजा होती हैं। मतलब पेपर्स पर साइन होते हैं। बिल्कुल। दो देश मेज पर बैठते हैं, नक्शों पर सहमति जताते हैं, और वो एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बन जाती है। लेकिन LOC और LAC पूरी तरह से अलग चीजें हैं। अच्छा। हाँ, ये संध्या नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत है। LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल वो पॉइंट है जहां दोनों देशों की सेनाएं युद्ध विराम के बाद आमने सामने आकर खड़ी हो गई। ओहो। एक तरह का सैन्य समझौता है कि भाई, यहां तक हमारी सेना है और इसके आगे आपकी, हम एक दूसरे पर गोली नहीं चलाएंगे। ये नक्शे पर वकीलों ने नहीं तय की, बल्कि पहाड़ों पर खड़े सैनिकों ने तय की है। और ये जो LAC है, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसमें वास्तविक नियंत्रण से क्या मतलब है? एक्चुअल कंट्रोल का मतलब है वो सीमा जहां तक वास्तव में किसी देश की सेना का फिजिकल कंट्रोल है। कई बार देश नक्शे पर किसी जमीन पर अपना दावा करते हैं, लेकिन असलियत में वहां कब्जा दूसरी सेना का होता है। तो LAC उसी असलियत को दिखाती है। एग्जैक्टली। तो आधिकारिक सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, और सैन्य नियंत्रण रेखा बंदूकों और सैनिकों की मौजूदगी का कठोर यथार्थ है। इसका मतलब दुनिया का जो एटलस हम बचपन से देखते आए हैं, वो हमेशा जमीन की कड़वी सच्चाई से मेल नहीं खाता? बिल्कुल नहीं खाता। ये तो सच में एक बड़ा खुलासा है। अब चूंकि हमने 1914 और 1947 की बात की है, तो चलिए शिवांश मिश्रा सर ने गाइड में जो मास्टर टाइमलाइन दी है, उस पर चलते हैं। हाँ,
वो टाइमलाइन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि अलग-अलग समय में दुनिया में कैसी लकीरें खिंच रही थीं। तो इस टाइमलाइन की शुरुआत होती है 1893 से, जब ड्यूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था। गाइड के अनुसार ये रेखा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। फिर 1914 आता है, जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने ही वाला था, तब मैकमोहन रेखा खींची गई। फिर आगे बढ़े तो 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध का दौर आता है, जहां 38वें समानांतर रेखा काफी मशहूर हुई, जिसने कोरिया को बांटा था। हाँ, और फिर आखिर में 1947 की रेडक्लिफ रेखा। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे दुनिया को बहुत तेजी से बांटा जा रहा था। पर एक मिनट, यहाँ एक बड़ा ऐतिहासिक विरोधाभास है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर की गाइड में लिखा है कि ड्यूरंड रेखा का निर्धारण 1893 में हुआ था और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हाँ। अब अगर हम इतिहास देखें तो 1893 में तो पाकिस्तान नाम का कोई देश था ही नहीं। सही पकड़ा आपने। उस समय तो वहाँ ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था ना। तो फिर 1893 की एक रेखा को आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा कैसे मान सकते हैं? ये एक बेहद शानदार कूटनीतिक पहेली है। असल में 1893 में जब मॉर्टिमर डुरांट ने अफगान शासक के साथ मिलकर इस रेखा को तय किया था, तो वो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बफर जोन बनाने की कोशिश थी। अच्छा, मतलब वो ब्रिटिश साम्राज्य की सीमा थी। बिल्कुल। लेकिन जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तो ब्रिटिश इंडिया का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान से सटा हुआ था, वो नए बने देश पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ओहो, यानी जमीन की वो लकीर अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन उसके एक तरफ खड़े साम्राज्य का नाम और पहचान पूरी तरह बदल गई। एग्जैक्टली। अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक उत्तराधिकार का सिद्धांत होता है, जिसके तहत नया देश पुरानी सीमाओं को विरासत में पाता है। इसीलिए आज की भू राजनीति में डुरंड रेखा आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की ही सीमा है। वाह, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ, और यही कारण है कि ये रेखा आज भी विवाद का कारण बनी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान अक्सर इस रेखा को मान्यता देने से इनकार कर देता है। इस स्पष्टीकरण से बहुत कुछ साफ हो गया। अब चूंकि टाइमलाइन में द्वितीय विश्व युद्ध की बात आ ही गई है, तो चलिए अपना ध्यान यूरोप की तरफ ले चलते हैं। वहां की कहानी तो और भी खौफनाक है। बिल्कुल। दोनों विश्व युद्धों ने दुनिया के नक्शे पर जो खौफनाक लकीरें खींची, वो सामान्य सीमाओं से बहुत अलग थीं। गाइड में शिवांश मिश्रा सर ने हिंडनबर्ग रेखा, मैजिनो रेखा और सिगफ्राइड रेखा जैसे भारी भरकम नामों का जिक्र किया है। हाँ, और ये नाम इतिहास के सबसे डरावने दौर की गवाही देते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी ने बनाई थी। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस ने अपना बहुत कुछ खो दिया था। अपनी जमीन की तबाही देखने के बाद फ्रांस ने तय किया कि जर्मनी भविष्य में कभी उस पर हमला नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किया? इसी खौफ में फ्रांस ने मैजिनो रेखा का निर्माण किया, और उसके जवाब में जर्मनी ने अपनी सीमा पर सिगफ्राइड रेखा खड़ी कर दी। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे दो बेहद शक्की और डरे हुए पड़ोसी हों। बिल्कुल। जिनके बीच इतना अविश्वास है कि वो एक दूसरे के डर से अपने अपने घरों के बाहर कंक्रीट की ऊंची और अभेद दीवारें खड़ी कर लेते हैं। पहला पड़ोसी दीवार बनाता है तो दूसरा उससे भी ऊंची दीवार खड़ी कर देता है। ये तुलना 100% सटीक है। ये मैजिनो और सिगफ्राइड रेखाएं महज नक्शे पर खींची गई स्याही की लकीरें नहीं थीं। तो क्या थी? ये कंक्रीट, लोहे और हथियारों से बनी विशालकाय सैन्य किलेबंदियां थीं। मैजिनो रेखा को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक दीवार नहीं थी, बल्कि जमीन के नीचे बसा एक पूरा शहर था। सच में? गोला बारूद ले जाने के लिए ट्रेनें थी, यहां तक कि शराब के तहखाने भी बनाए गए थे। अरे बाप रे। डिजाइन ऐसा था कि कोई जर्मन सेना इसे पार ना कर सके। लेकिन इतिहास का मजाक तो देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने इस मैजिनो रेखा पर सीधे हमला किया ही नहीं। बिल्कुल नहीं किया। वो चुपचाप बेल्जियम के रास्ते जंगलों से होते हुए इस पूरी रेखा को बाईपास कर गए। मतलब इतनी महंगी दीवार धरी की धरी रह गई। ये साफ दिखाता है कि डर के आधार पर खींची गई सीमाएं हमेशा सुरक्षा की गारंटी नहीं होती। इसी तरह गाइड में ओडरनाइसे रेखा और कर्जन रेखा का भी वर्णन है। ओडरनाइसे रेखा ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का एक बड़ा हिस्सा पोलैंड को दे दिया, और कर्जन रेखा पोलैंड और सोवियत रूस के बीच प्रस्तावित थी। इन रेखाओं का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि इनके कारण रातों रात लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, सिर्फ एक एथनिक बफर जोन बनाने के लिए। हाँ। डर और हथियारों वाली इन खूनी सीमाओं से थोड़ा बाहर निकलते हैं।
अब हम भूगोल की उन सीमाओं की बात करते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इंसानों ने नहीं बल्कि किसी मशीन ने एकदम सीधी लाइन खींच दी हो। अक्षांश रेखाएं। बिल्कुल। गाइड में शिवांश मिश्रा सर ने 17वीं, 38वीं और 49वीं समानांतर रेखाओं को बहुत अच्छे से समझाया है। हाँ, जब भूगोल सीमा बन जाए तो वो देखने में बहुत गणितीय लगता है, लेकिन राजनीति वहां भी होती है। 17वीं समानांतर रेखा ने वियतनाम को बांटा था, जो वियतनाम युद्ध का बड़ा कारण बना। बिल्कुल। 38वीं समानांतर रेखा ने कोरिया को उत्तर और दक्षिण कोरिया में बांट दिया, जो आज भी दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमाओं में से एक है। और फिर 49वीं समानांतर रेखा आती है, जो अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा तय करती है। ये सब लैटिट्यूड्स पर आधारित है। तो यहाँ मेरा एक बड़ा सवाल है, यूरोप में तो किलेबंदियां बनी, भारत में नदियां और पहाड़ प्राकृतिक सीमाओं का काम करते हैं। हाँ। तो इन देशों में ऐसा क्या हुआ? क्या प्राकृतिक संसाधनों की कमी आ गई थी या भौगोलिक परिस्थितियां इतनी मुश्किल थीं कि नदियों या पहाड़ों की जगह इन अदृश्य गणितीय रेखाओं का इस्तेमाल करना पड़ा? मतलब सीधे स्केल से लाइन खींच देना कोई प्राकृतिक तरीका तो नहीं है? इसके पीछे का कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि साम्राज्यवादी ताकतों की पॉलिटिकल कन्वीनियंस थी। अच्छा, राजनीतिक सुविधा। हाँ, जब बड़े बड़े साम्राज्य जैसे अमेरिका और ब्रिटिश साम्राज्य विशाल भूभागों का बंटवारा कर रहे थे, तो घने जंगलों और पहाड़ों का सर्वे करना बहुत खर्चीला और मुश्किल था। तो ड्राइंग रूम में बैठे अधिकारियों ने बस नक्शे पर स्केल रखा और 49 डिग्री अक्षांश पर एक सीधी लाइन खींच दी। मतलब पूरी तरह से कागजी और आलस भरा समाधान। बिल्कुल। और इसकी त्रासदी ये होती है कि ये सीधी लाइन जमीन पर रहने वाले मूल निवासियों या इकोसिस्टम की कोई परवाह नहीं करती। मान लीजिए कोई नदी है जिस पर कोई जनजाति निर्भर है, वो लाइन उस नदी को बीच से काट देती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और 38वीं और 17वीं समानांतर रेखाओं के मामले में तो ये और भी क्रूर था। वहां महाशक्तियों ने अपनी विचारधारा थोपने के लिए एक ही देश के लोगों को गणित की एक सीधी लाइन से दुश्मनों में बांट दिया। ये वास्तव में आंखें खोलने वाला है। जो लकीरें नक्शे पर सबसे साफ और सीधी दिखती हैं, वो अक्सर जमीन पर सबसे क्रूर होती हैं। बिल्कुल। अब इन सीधी रेखाओं से आगे बढ़कर हम दुनिया के उन फ्लैश पॉइंट्स की बात करेंगे जहां आज भी तनाव सुलग रहा है। शिवांश मिश्रा सर ने गाइड के अगले हिस्से में ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन का जिक्र किया है। नाम सुनकर तो लगता है जैसे किसी पर्यावरण अभियान की बात हो रही हो। नामों का ये विरोधाभास अपने आप में एक कड़वी सच्चाई है। ब्लू लाइन इजराइल और लेबनान के बीच संयुक्त राष्ट्र द्वारा खींची गई एक रेखा है, जहां हर समय भारी सैन्य तनाव रहता है। और ये ग्रीन लाइन जो साइप्रस से जुड़ी है, उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी तो और भी चौंकाने वाली है। ये रेखा साइप्रस को 2 हिस्सों में बांटती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये ग्रीन लाइन कोई साधारण सीमा नहीं, बल्कि एक पूरा बफर जोन है जो राजधानी निकोसिया के बीच से गुजरता है। शहर के बीच से? हाँ, इस बफर जोन में निकोसिया का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज भी 1974 के समय में ही जमा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? सच में। रनवे पर पुराने विमान वैसे ही खड़े खड़े सड़ रहे हैं। कैफे और दुकानें वैसी छोड़ी गई हैं जैसे लोग हड़बड़ी में भाग गए हों। ये शांति के हरे रंग के नाम पर एक ठहरावा युद्ध है। बाप रे, ये कल्पना करना भी सिहरन पैदा करता है कि एक चालू हवाई अड्डा दशकों से धूल खा रहा है। इस बीच गाइड में एक और नाम है जो थोड़ा अलग है, मेसन-डिक्सन रेखा। हाँ, ये रेखा तो अमेरिका के भीतर ही स्थित है। अब तक हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की बात कर रहे थे, तो एक ही देश के अंदर की रेखा का क्या मतलब है? सीमाएं हमेशा 2 बाहरी देशों के बीच नहीं होती। कई बार एक देश के भीतर खींची गई रेखाएं ज्यादा गहरा विभाजन करती हैं। मेसन-डिक्सन रेखा ने अमेरिका को उत्तर और दक्षिण में बांटा था। अच्छा। ये सैन्य विभाजन नहीं, बल्कि वैचारिक विभाजन था। मुख्य मुद्दा था गुलामी का। उत्तर में ये अवैध थी, दक्षिण में वैध थी। इसी रेखा ने आगे चलकर भयंकर अमेरिकी गृह युद्ध की नींव रखी। मतलब एक ही देश के नागरिकों ने इस अदृश्य रेखा के कारण एक दूसरे का खून बहाया। बिल्कुल। पूरी चर्चा को अगर हम यहाँ समेटें तो ये साफ हो जाता है कि नक्शे पर खींची गई हर रेखा का अपना एक खून से सना इतिहास है। चाहे वो रेडक्लिफ रेखा हो या समानांतर रेखाएं जो मूल निवासियों को अनदेखा करती हैं, या मैजिनो जैसी भारी किलेबंदियां हों, इन सभी ने इंसान को इंसान से अलग किया है। और इसी बात पर शिवांश मिश्रा सर की इस मास्टर गाइड के आखिरी पन्ने पर एक बहुत ही गहरा संदेश दिया गया है। वो क्या है? वहां लिखा है, पेड़ लगाएं, तापमान घटाएं। एक सीमा रेखाओं की गाइड के अंत में ये संदेश, ये तो एक बहुत बड़ा दार्शनिक व्यंग्य लगता है। बिल्कुल।
इंसान ने भले ही इस धरती को बांटने के लिए LOC, LAC, ड्यूरेंट रेखा जैसी अनगिनत लकीरें खींच ली हों, लेकिन प्रकृति इन सीमाओं को नहीं मानती। सही बात है। जलवायु परिवर्तन या बाढ़ कभी रेडक्लिफ रेखा को देखकर नहीं रुकते। हमने जमीन बांट ली है, लेकिन जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो आज भी एक ही है। ये विचार सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इंसान ने धरती पर खौफनाक लकीरें तो खींच दी, लेकिन आसमान को आज तक कोई नहीं बांट पाया। इसी के साथ एक ज्वलंत सवाल उभरता है कि भविष्य की सीमाएं कैसी होंगी। जब दुनिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी तो क्या इंटरनेट के आधार पर साइबर बॉर्डर्स बनेंगे? या जब पीने का पानी कम पड़ेगा तो क्या अगली लकीरें पानी के इर्द गिर्द खींची जाएंगी? हो सकता है आज जो नक्शा हम देख रहे हो वो 50 साल बाद पूरी तरह से बदल जाए। हाँ, सीमाओं का स्वरूप अब तेजी से बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।